हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस टीटागढ़ पेपर मिल 1985 का ये केस लो है। ये केस लो बिलोंग करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट के सेक्शन 3 से, जिसमें हम मेनली डील करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी वो इमूवेबल होंगी और कौन सी मूवेबल्स होंगी। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की गई थी कि कब जो बैम्बू ट्रीज हैं वो प्रॉफिट से प्रेंडरे के अंदर आएंगे, दैट इज द बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, और कब वो आएंगे मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर। तो इस केस के फैक्ट पे चलते हैं। इस केस में होता क्या है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उड़ीसा की, वो एक नोटिफिकेशन जारी करती है अंडर द एक्ट, दैट इज द उड़ीसा सेल टैक्स एक्ट 1947। उड़ीसा सेल टैक्स एक्ट जो 1947 है उसमें ये एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। नोटिफिकेशन में होता क्या है कि बैम्बू एग्रीड टू बी सेवर्ड एंड स्टैंडिंग ट्रीज एग्रीड टू बी सेवर्ड लाइबल टू टैक्स ऑन द टर्नओवर ऑफ परचेज एट द रेट ऑफ 10%। कहने की सिंपल बात यह है कि जो बैम्बूज जिनको आप काट करके तुरंत बेच सकते हो और स्टैंडिंग ट्रीज जिनको आप काट करके बेच सकते हो, उस एग्रीमेंट जो सेल का एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट का जब जो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑर्डर, उसके बाद सेल टैक्स लगेगा उस पर 10% के हिसाब से। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द उड़ीसा सेल टैक्स एक्ट 1947 में। अब इससे होता क्या है, जो कंपनी जिन्होंने पहले से ही एग्रीमेंट कर रखा था, बहुत लंबे टाइम के लिए एग्रीमेंट कर रखा था, ऐसा नहीं कि एक दो दिन के लिए एग्रीमेंट किया था कि जो सीजन आता है बैम्बू का और उस टाइम पे काट करके जो बैम्बू वो ले सकते हैं, उनके लिए नहीं, जो लंबे टाइम के लिए 12 साल के लिए 15 साल के लिए जिन्होंने एग्रीमेंट कर रखा था, बेसिकली वो पेपर बनाने वाली कंपनी थी जिन्होंने स्टेट के साथ में एग्रीमेंट कर रखा था। और स्टेट उनके ऊपर टैक्स इंपोज करना चाहता था कि जो भी आप यहाँ से बैम्बू गैदर करोगे वो सेल टैक्स के अंदर आएंगे। और वो ये कह रहे थे कि ये सेल टैक्स के अंदर नहीं आएंगे, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। जो सेल टैक्स होता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर स्टेट जो है वो नहीं गैदर कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही गैदर किया जा सकता है। तो कंटेंशन दोनों पार्टी का ये था, स्टेट कह रहा था कि जो बैम्बूज के साथ एग्रीमेंट किया गया वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, और जो कंपनियां हैं वो कह रही थी कि ये एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मैटर जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ये कह देता है कि जो नोटिफिकेशन है ना, द वेरी नोटिफिकेशन इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया है? क्योंकि जो लिस्ट सेकंड है अंडर द 7th शेड्यूल, लिस्ट सेकंड में क्या है, स्टेट लिस्ट, उसकी एंट्री नंबर 54 में लिखा है स्टेट कैन नॉट लेवी ए टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन द गुड्स। मतलब स्टेट जो है किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स इंपोज नहीं कर सकता जो कि गुड्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आती है। तो ये मैटर चला जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आप केस के नाम से पता कर सकते हो कि इसमें क्या लिखा गया है, स्टेट ऑफ उड़ीसा, मतलब पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गई है वो है स्टेट ऑफ उड़ीसा। लीगल इशू क्या राइज होते हैं? पहला लीगल इशू था वेदर द नोटिफिकेशन इशूड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल और दैट इज अल्ट्रा वायर। और दूसरा लीगल इशू क्या राइज होता है, वेदर द एग्रीमेंट फॉर फेलिंग, कटिंग, ऑब्टेनिंग एंड रिमूविंग bamboos for the purpose of converting bamboo into paper pulp for the purpose of manufacturing paper was grant of immovable property, that is the profit से prendre, or is it a contract of sales। तो दो लीगल इशू अराइज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक ये डिसाइड करना था कि क्या जो नोटिफिकेशन है वो इटसेल्फ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर नोटिफिकेशन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई तो जितने भी उसके एक्शंस लिए गए हैं उस नोटिफिकेशन के अंदर वो सारे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। और अगर नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इंडिविजुअल एक्ट जो उस नोटिफिकेशन के अंदर किए गए हैं क्या वो एज पर द नोटिफिकेशन है या नहीं है। तो दूसरा लीगल इशू क्या था कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बैम्बू का वो डिसाइड करना है कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या ऑब्जर्वेशन देता है कि गुड्स की जो डेफिनेशन है वो हम 3 डिफरेंट एक्ट से ले सकते हैं। पहला है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का, जिसका सेक्शन 27 के अंदर गुड्स की डेफिनेशन डिफाइंड है। और दूसरा है जर्नल क्लोजेज एक्ट 1897 का, जिसके सेक्शन 3 सब सेक्शन 36 के अंदर गुड्स की डेफिनेशन है। और तीसरा है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर। देखो, गुड्स के एग्रीमेंट का जब ट्रांसफर होता है, गुड्स का जब सेल होता है, तो उसको आपको रजिस्टर कराने की कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जब भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपीज़ से ज़्यादा की वैल्यू रखती है तो उसका मैंडेटरीली आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। दूसरा, ये डिसाइड करना क्यों जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है या मूवेबल है, क्योंकि जो लिमिटेशन पीरियड होता है
लिमिटेशन पीरियड होता है कि कब तक आप उस प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट के रिगार्डिंग कोर्ट में जाके रेमेडी अटेन कर सकते हैं, वो होता है लिमिटेशन पीरियड। अब मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में लिमिटेशन पीरियड होता है 3 साल का। मतलब अगर 3 साल के बाद आप कोर्ट में जाते हो तो वो भाई आपका सूट जो है वो बार्ड बाय लिमिटेशन हो जाएगा। मतलब कोर्ट उसको मैटर को डिसाइड ही नहीं करेगा, आपका राइट खत्म नहीं होता इसमें, सिर्फ और सिर्फ आप कोर्ट के अंदर जाके रेमेडी गेन नहीं कर सकते हो। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यही लिमिटेशन पीरियड जो होता है वो 12 साल तक होता है। अब गुड्स की डेफिनेशन होती क्या है? गुड्स आर ऑल काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स क्या है? सारे तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं। जितने भी तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? गुड्स होंगी। और वो प्रॉपर्टीज भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं जो एक्सक्लूड की गई थी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में इमूवेबल प्रॉपर्टी से, दैट इज स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रासेस। वो सारी वो भी किसके अंदर आएंगी? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगी। और दूसरी चीजें, थिंग्स अटैच टू, जो चीजें जमीन से अटैच हैं, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, या तो वो चीजें अटैच हो जमीन से या फिर पार्ट बना रही, मतलब एक तरीके से लैंड का ही वो पार्ट है, विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब जिन चीजों को आप काट करके, एग्रीमेंट हुआ आपके बीच में और काट करके उनको बेच सकते हो, वो भी किसके अंदर आ जाएंगी? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगी। अब कोर्ट को ये देखना था कि क्या बैम्बू जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे। अगर तो सेल हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर सीजन को लेकर कि हाँ ये यहाँ पे ये बैम्बू है और इनको हम काट करके आपको बेच देंगे, और उसके रिगार्डिंग अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो बैम्बू किसके अंदर कंसीडर किए जाएंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। लेकिन एक लंबे टाइम पीरियड के ड्यूरेशन हो, जैसे कि 12 साल का कोई ड्यूरेशन है, 15 साल का किसी में ड्यूरेशन है, ऐसे ड्यूरेशंस में वो चीज़ें भी आती हैं, वो बैम्बू भी आएंगे जो आने वाले टाइम में ग्रो होंगे। तो उनको अभी से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने ग्रो होंगे या नहीं होंगे। तो ये एक बेसिकली क्या है? राइट क्रिएट कर रहा है। तो वो राइट किसके अंदर आ जाएगा? प्रॉफिट से प्रेंडर के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर वो बैम्बूज भी हैं जो अभी ग्रो होने रहते हैं। और ये चीज कोर्ट ने इस तरीके से भी देखा कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, पर्टिकुलर जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में हुआ था, वहां पर जो पार्टीज थी, दूसरी पार्टी जो कंपनियां थी, वो क्या कर सकती हैं? स्टोर हाउस बना सकती हैं, रोड बना सकती हैं, इरिगेशन वर्क कर सकती हैं, और अपने ऑफिस का स्टाफ वहाँ पे रखने के लिए भी एक बंगलो टाइप में या फिर ऑफिस क्वार्टर्स तरीके से बना सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एक लंबे टाइम पीरियड के लिए हुआ है, और ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ और सिर्फ मेयरली सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट किसके अंदर आ जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि केस बाय केस हमें ये देखना होगा कि वो प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी। अब ये बात तो थी कि बैम्बूज जो है, बैम्बूज के रिगार्डिंग जो कॉन्ट्रैक्ट हो रखा था वो प्रॉफिट से प्रेंडर के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, जिसमें कोर्ट ने अफर्मेटिव डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ वो एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर था। अब रही बात नोटिफिकेशन की जो स्टेट गवर्नमेंट ने इशू की थी, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो नोटिफिकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन का जो आप ध्यान से अगर देखोगे तो उसमें लिखा गया बैम्बू एग्रीड टू बी सेवर्ड एंड स्टैंडिंग ट्रीज एग्रीड टू बी सेवर्ड। ऐसी सारी चीजें जो काट करके आपको बेचनी है उसमें वो किसके अंदर आ जाएंगी? ट्रांसफर ऑफ सेल, मतलब एक तरीके से वो सेल का एग्रीमेंट है, ना कि ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो वेल विद इन द लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के अंदर आती हैं और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है स्टेट के पास। तो नोटिफिकेशंस जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, और जो बैम्बूज का ट्रांसफर हुआ था वो ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर था, ना कि सेल ऑफ द बैम्बू। तो आई होप आपको ये केस लो जरूर समझ में आएगा। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप सर्च कर सकते हो LawBytes 906 के नाम से। ऑल्सो मैं लिंक उसका डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप टेलीग्राम चैनल को विजिट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। जब आप इसकी पीडीएफ को पढ़ोगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आपको इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आ जाएगी। थैंक यू सो मच।